सबको राम राम भाई। आज ये अपना 7th लेक्चर है अपने फ्री आरसी प्रो कोर्स का, जिसके अंदर मैं आपको 40 क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। जिसमें पहली 20 क्लासेस अपनी रीडिंग की होंगी, जिनमें हम एडिटोरियल का मीनिंग निकालना सीखेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 20 क्लासेस में मैं कराऊंगा आपको प्रैक्टिस, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, जो कि बैंकिंग लेवल के होंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और, इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने फ्री में ग्रामर भी पढ़ा रखी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये आरसी की जो सारी वीडियोस हैं, इसकी भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आरसी प्रो प्लेलिस्ट नाम से। और ये जो क्लास की पीडीएफ होती है, इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिंड होता है। ये आज का अपना आर्टिकल है। ठीक है। पीछे की जो 3 क्लासेस थी थोड़ी ज़्यादा हैवी थी, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आज ईजी है। बहुत ईजी नहीं है, उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी है पिछली 3 क्लासेस के कंपैरिजन में। जो आप हर रोज करते हो बिल्कुल वैसे ही करोगे, जैसा आपको पहले बताया कि जैसे ही आपको स्लाइड नजर आई आप वीडियो को पॉज करोगे, एक बार आप इसको पूरे को पढ़ोगे, चाहे आपको 5% 10% ही समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर ये डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखोगे, फिर से पढ़ोगे एक बार। आपको चाहे 20% ही समझ में आए, 30% ही समझ में आए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपसे एग्जाम में भी नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि टीचर आपको एक एक वर्ड का एक एक लाइन कैसे मीनिंग बता दे और आपसे होने लग जाएगा इससे, तो नहीं भाई। जब तक आप खुद से रीडिंग करने की, अटेम्प्ट करने की आदत नहीं डालोगे, आपसे एग्जाम में नहीं होगा। ठीक है। तो मैं आपको पूरा का पूरा आर्टिकल आगे आगे स्लाइड 30-30 सेकंड रोक के दिखा रहा हूं। हर स्लाइड पर आपको 2 अटेम्प्ट लेने ही लेने हैं। हाँ जी। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा का पूरा आज का अपना एडिटोरियल पढ़ लिया होगा। ठीक है। आ जाइए, अब मैं करा देता हूँ जी इसको। आपको पढ़ के समझ में आया किस बारे में? इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। वहाँ पे अब ऐसी सरकार बनी है, उनकी इस टाइप की आइडियोलॉजी दिख रही है, कुछ क्लियर नहीं है चीज़ें, भारत को ये काम करने चाहिए अलायंस अच्छे करने के लिए। इतना करेक्ट समझ में आया? हाँ जी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ, देखो ध्यान देना। जैसे पहली लाइन अपन ने पढ़नी शुरू करी, इन एन एक्सचेंज ऑफ अर्ली मैसेजेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेपाल्स न्यूली स्वॉन इन प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र बलेन शाह said they look forward to working closely to take forward bilateral ties। ठीक। आपको नहीं एग्जैक्ट मीनिंग पता लुक फॉरवर्ड टू का क्या होता है, वर्किंग क्लोजली का भी आपको ऊपर ऊपर से मीनिंग पता है। ठीक है। बायलेटरल टाइज भी नहीं समझ में आया। लेकिन मैं नहीं मान सकता कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसने इंग्लिश में बिल्कुल भी जीवन में ध्यान ना दिया हो, हल्का फुल्का, लेकिन स्कूल में उसके इंग्लिश आती हो पेपर में, और वो इस लाइन का इतना मतलब ना समझ पाए कि नरेंद्र मोदी और इनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात हुई है। ठीक है। इन दोनों के बीच में बात हुई और ये कह रहे हैं कि आगे अपने रिश्तों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। इतना इसका मीनिंग ना समझ पाए हो नहीं सकता। बस दिक्कत यही है कि बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को जब तक एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना नहीं आ जाएगा, तब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं। वो इस चीज पे चला जाता है, जबकि ये इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आनी है। पहले आपको ऊपर ऊपर से करेक्ट समझ में आएगा, फिर आपको लाइंस जो है उनका 20-30% एग्जैक्ट मीनिंग निकलने लगेगा, फिर 50 60 70 80 90 100 यहां भी पहुंचोगे, बट इट विल टेक टाइम, जो कि पहले आप हार मान जाते हो, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। आ जाओ, हमने लाइन पढ़ी, इन एन एक्सचेंज ऑफ अर्ली मैसेजेस। जैसी मतलब प्राइम मिनिस्टर ये बने बलेन शाह जो भी है, ठीक है, ये जैसी प्राइम मिनिस्टर बना
तो फिर क्या हुआ, इनके बीच में शुरुआती प्राइम मिनिस्टर बनते जो फर्स्ट मैसेजेस हुए आपस में इनके एक्सचेंज की, होता ना कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं भी, हाँ जी आपको प्रधानमंत्री के पद के लिए बधाई, तो वो जो मैसेजेस हुए होंगे, एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान, ये जो एक्सचेंज हुआ अर्ली मैसेजेस का, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो नेपाल के नए स्वॉन इन मतलब शपथ ली है जिन्होंने, स्वॉन इन मतलब जिन्होंने शपथ ली है प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं बलेन शाह, उन्होंने कहा, इन दोनों ने क्या कहा कि हम लुक फॉरवर्ड टू करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, अवेट ईगरली, किसी चीज के होने की इच्छा करना पॉजिटिव सेंस में, कि हम लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं कि आप में आपस में साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे, वर्किंग क्लोजली। क्यों करेंगे, ताकि हम आगे बढ़ा सकें ये बायलैटरल टाइज को, जो दो देशों के बीच में हमारे संबंध हैं, इनको हम और आगे बढ़ा सकें और अच्छा कर सकें। Delhi and Kathmandu are prepared to begin a new chapter in relations, united by familial bonds, a shared culture, and open borders and intertwined politics. पूरी एक ही लाइन है। दिल्ली और काठमांडू का मतलब है दोनों देशों की सरकारें। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अच्छा दिल्ली ने ये फैसला लिया, तो वहां पे अपन कहना चाह रहे होते हैं इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे ही काठमांडू का मतलब क्या होगा, नेपाल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों देशों की जो सरकारें हैं बेसिकली ये तैयार हैं एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें एक नए रिश्ते की, नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए। कैसे रिश्ते, जो जुड़े हुए हैं फैमिलियल बॉन्ड से। फैमिलियल बॉन्ड क्यों कह रहा है अभी यहां पे, अब आपको मीनिंग नहीं पता, फैमिली से रिलेटेड कुछ, फैमिली वाले बॉन्ड, ऐसा कुछ समझ में आता है। बेसिकली क्या होता है फैमिलियल बॉन्ड का मतलब है कि आपको अगर पता होगा, भारत और नेपाल में जो हमारे गॉड्स जिनको हम मानते हैं वो भी काफ़ी सिमिलर हैं। ठीक है, काफ़ी सारी कास्ट वगैरह सिमिलर हैं, तो वहाँ पे ना शादियाँ भी होती हैं। इंडिया की शादी नेपाल में, इंडिया के लड़के की शादी नेपाल की लड़की से, नेपाल के लड़के की शादी इंडिया की लड़की से खूब होता है। इसलिए हमारे परिवार वाले, फैमिली वाले संबंध भी हैं, उसी को बोला है इसने फैमिलियल बॉन्ड्स। ठीक है, ये जो रिलेशंस है दो देशों में जो जुड़े हुए हैं फैमिलियल बॉन्ड की वजह से, एक शेयर्ड कल्चर की वजह से। हमारे यहाँ कल्चर सेम है, खाना पीना रहना सहना काफ़ी हद तक सेम है। अच्छा जी, ओपन बॉर्डर्स हैं, इंडिया से नेपाल जाने के लिए, नेपाल से इंडिया जाने के लिए कोई वीज़ा वगैरह नहीं लगता है। ओपन बॉर्डर्स हैं, कोई भी आ जा सकता है, इवन कोई बहुत तगड़ी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। हमारे कह सकते हो कॉलेज में एक लड़का था, ठीक है, वो बेसिकली नेपाल से था, तो उसका मजाक उड़ाते थे, भाई तेरे को क्या, तेरा क्या फॉरेन है, बिहार का काफ़ी बॉर्डर लगता है वहाँ पे, मैं हम कहते रिक्शा पकड़ के चला जाता होगा नेपाल। तो ओपन बॉर्डर्स हैं, और सच में भी ऐसा ही है, बहुत कोई उसमें नहीं है, आ जा सकते हैं बड़ा इजीली। ओपन बॉर्डर्स हैं और इंटरट्विन्ड पॉलिटिक्स है। इंटरट्विन्ड का मतलब आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड, रिलेटेड पॉलिटिक्स है। अच्छा जी, ये समझ में आई लाइन कि दोनों देश कोशिश कर रहे हैं, दोनों देश तैयार हैं एक नया अध्याय लिखने के लिए रिलेशंस का। कौन से रिलेशंस, जो फैमिलियल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कल्चर सेम है, ओपन बॉर्डर्स हैं जिसमें, और बहुत रिलेटेड टाइप की, आपस में कनेक्टेड टाइप की पॉलिटिक्स है। लैंड लॉक्ड नेपाल हैज डिपेंडेड ऑन ट्रेड एंड ट्रांजिट थ्रू इंडिया, with India's plan for energy grid in the region being an important channel for Nepal's hydropower export and revenues. Landlocked state का मतलब आप समझते हो, कोई भी ऐसा देश जिसके किसी भी बॉर्डर पे, किसी भी एरिया में समुद्र ना टच करता हो, उसके चारों साइडों पे जमीन ही हो, तो उसको बोलेंगे लैंड लॉक्ड कंट्री। तो नेपाल कैसा है, लैंड लॉक्ड है, ऊपर की साइड पे चाइना लगता है, इधर इंडिया लगता है ना, और यही दो देशों से गिरा हुआ, एक आधा और कोई टच करता हो तो मुझे पता नहीं है, इमेजिन नहीं कर पा रहा मेरे अकॉर्डिंग, तो शायद चाइना, ज़्यादा कोई तिब्बत विब्बत का एरिया लगता हो तो बात हो रहा है, इंडिया हो गया और बीच में नेपाल है। ठीक है, तो लैंड लॉक्ड नेपाल जो है हैज़ डिपेंडेड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी वो डिपेंड करता आया है वाला सेंस देना है कि बेसिकली लैंड लॉक्ड नेपाल जो है वो डिपेंडेंट रहा है, डिपेंड करता आया है व्यापार के लिए और ट्रांजिट के लिए इंडिया के थ्रू। अब मान लो आपको पता होगा कि देशों का, जितने देश हैं आपस में व्यापार के लिए, मुझे लगता है अगर मैं शायद 70% कहूँ तो शायद ज़्यादा नहीं होगा, 70% ट्रेड सी के थ्रू होता है, क्योंकि जहाज वगैरह से कोई चीज़ कैरी करना बहुत ज़्यादा महंगा है। समुंदर में वाटर की बॉयंसी फोर्स के दम पे कम फ्यूल में, कम लागत में चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, तो सारा ट्रेड होता समुंदर के थ्रू। अब नेपाल को तो कोई समुंदर लगता नहीं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ पहुँचनी है पहले कहाँ पे आएगी, या तो चाइना के थ्रू आएगी या इंडिया के थ्रू आएगी। हरी बात समझ। तो ये कह रहा है कि जो लैंड लॉक्ड नेपाल है वो डिपेंडेंट रहा है ट्रेड के लिए और ट्रांजिट के लिए थ्रू इंडिया।
जो भी ट्रेड होता है, ट्रांजिट होता है, वो इंडिया के थ्रू ही होता है। और जो भारत का प्लान है इसी चीज में एडिशन के तौर पर भारत का जो प्लान है एनर्जी ग्रिड लगाने का इस रीजन में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है नेपाल के हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट का और रेवेन्यूज का। अब इंडिया क्या कर रहा है, देखो नेपाल में क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, नदियां वदियां हैं, तो उससे क्या है वो हाइड्रो पावर बनाते हैं, पानी से एनर्जी बनाते हैं। अब उनके देश में जो खपत है उसको तो वो पूरा कर ही रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रखी है उसको वो बेचना भी चाहते हैं। तो अब ये कहना चाह रहा है बेसिकली भारत अगर वहां पे एनर्जी ग्रिड लगा दे, ऐसी प्लांट बना दे काइंड ऑफ जहां पे एनर्जी स्टोर हो सकती है और आगे ट्रांसपोर्ट करी जा सकती है, ट्रांसमिट करी जा सकती है, तो उसके लिए कह रहा है कि भारत का जो प्लान है एनर्जी ग्रिड लगाने का उस रीजन में यानी नेपाल में, ये इंपॉर्टेंट चैनल है, एक इंपॉर्टेंट माध्यम है नेपाल के हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट का। ये जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो मतलब वाटर से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी या कलो पावर है, उसको एक्सपोर्ट करने का ये इंडिया का जो ग्रिड है ये साधन बनेगा। और रेवेन्यू के लिए भी, और ऑब्वियस बात है इसको बेच के क्या आएगा, पैसा आएगा, और चीजों रेवेन्यू के लिए भी इंडिया का जो प्लान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैनी फॉर्मर लीडर्स ऑफ नेपाल, मिस्टर शाह स्टडी इन इंडिया। बहुत सारे फॉर्मर जो लीडर्स रहे हैं नेपाल के वो भारत में पढ़े, वैसे ही मिस्टर शाह ने भी पढ़ाई जो है वो इंडिया से ही करी है। हाँ जी, तो पहले पैसेज के अंदर क्या समझ में आया? अच्छा जी, जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई और उसमें कहा गया कि भैया कोशिश करेंगे आगे बॉन्ड और अच्छा करने के, हमारे कल्चर और काफ़ी चीज़ें सेम हैं। नेपाल जो है इन चीज़ों के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। अच्छा जी, उसके अलावा ये कोई ग्रिड है जो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बेच पाएँ। और बहुत सारे जो लीडर्स हैं नेपाल के, उनकी तरह ही मिस्टर शाह भी जो हैं ये इंडिया में ही इन्होंने पढ़ाई करी। फेमिलियरिटी असाइड, it would be a mistake to assume that his accession will chart a well-worn and predictable course between the two countries. कोई भारी लाइन है। चार्ट का मतलब क्या है, वेल वॉर्न का मतलब क्या है, प्रिडिक्टेबल कोर्स का मतलब क्या निकला? मैं मानता हूं नहीं समझ में आया होगा पहली बार में। जो प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं समझ में आएगा, 5% बात समझ में आई होगी। फेमिलियरिटी को साइड में रख दें, इतना तो इट वुड बी मिस्टेक का मतलब इतना तो जान पाए ना कि गलती होगी मान लेना, गलती होगी ये मान लेना। आगे की लाइन पढ़ के कुछ समझ में आया होगा कि फिर वहां पे चलो इतनी मैं मानता हूं तुम्हें और कुछ नहीं समझ आया, इतना ही समझ में आया कि ऐसा मान लेना गलती होगी, इट वुड बी ए मिस्टेक टू अज्यूम, इतना समझ में आया। उसके बाद 35 साल की उम्र में ये मदेशी लीडर बने जिन्होंने इस डोमिनेंस को हटाया। दिल्ली को एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इनकी प्रायोरिटीज की, है ना, जो कि ये केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट को इन्होंने उखाड़ फेंका। ये पूरा समझने के बाद आपको ये समझ में आया होगा ना बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि फेमिलियरिटी असाइड, आपस में बहुत चीजें फेमिलियर हैं। ये जो बलेन शाह है इंडिया का ही पड़ा हुआ है, बहुत सारी हमारी कल्चर और इतनी चीजें हमारी कॉमन है। नेपाल डिपेंडेंट भी है इंडिया के ऊपर बहुत सारी चीजों के लिए। इन सब के बावजूद फेमिलियरिटी असाइड, इन सबको साइड में रखते हुए, इन सब के बावजूद इट वुड बी ए मिस्टेक टू अज्यूम, ऐसा मानना, ऐसा अज्यूम करना एक गलती होगा। क्या करना कि उसका जो असेशन है, उस असेशन का मतलब होता है गद्दी पर बैठना, किसी पोस्ट पर बैठना। ठीक है, पुराने जमाने में होता था राजा वाजा जब किसी गद्दी सिंहासन पर बैठते थे उसके लिए बोलते थे असेशन। आज की डेट में असेशन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली किसी हायर पोस्ट, बहुत हाई पोस्ट के ऊपर बैठना। प्राइम मिनिस्टर उनकी सबसे हाई पोस्ट होगी, तो कहने का मतलब ये गलती होगी कि उसका ये जो असेशन है, उसका ये जो प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसका ये जो गद्दी पर बैठना है, ये चार्ट करेगा एक वेल वॉर्न और प्रेडिक्टेबल कोर्स बिटवीन द टू कंट्रीज। कि ये मान लेना कि उस बंदे का, इस बलेन शाह का गद्दी पर बैठना, चार्ट द कोर्स का मतलब होता है एक सेट ग्राफ बनाना। जैसे इसको ऐसे समझो, आपने ये फ्रेज सुना कभी जिंदगी में, पेन अ लेटर? पेन अ लेटर का मतलब होता है लेटर लिखना। ठीक है, लेटर को पेन करने का मतलब होता है लेटर लिखना। ऐसे ही चार्ट का यहां मतलब वो चार्ट पेपर वाला चार्ट नहीं है, चार्ट अ कोर्स का यहां पर मतलब है सेट डायरेक्शन, एक दिशा तय करना। तो ये कह रहा है कि इतनी सारी फेमिलियरिटी होने के बावजूद ये अज्यूम करना एक गलती होगी कि उसका जो गद्दी पर बैठना है वो एक डायरेक्शन तय करेगा, एक वेल वॉर्न और प्रिडिक्टेबल कोर्स की दोनों देशों के बीच में वो एक डायरेक्शन तय करेगा। वेल वॉर्न का मतलब क्या होता है? वेल वॉर्न काफी चीजों के, जैसे कोई चीज पहनने ओढ़ने की चीज है तो वो बहुत बार पहनी जा चुकी है, घिस चुकी है। और अगर कोई बात है
कोई एक्शन है जो वेल वॉर्न है तो उसका मतलब वो बहुत बार हो चुका है। तो ये कहना चाह रहा है, ऐसा मान लेना, आगे पढ़ के भी आपको बात समझ में आएगी कि ऐसा मान लेना कि जैसे ये नेपाल के पुराने सब प्रधानमंत्री वगैरह जैसा उनका बिहेवियर रहा है इंडिया के प्रति, जो उनके सेट कोर्स रहे हैं, जो उनकी पॉलिसीज रहे हैं, वैसी इसकी भी रहेंगी, तो ये मान लेना एक गलती होगी। फिर से पढ़ते हैं पूरी लाइन को। अब चीजें समझ में आई, अब 80-90% समझ में आ गई, इस बार पूरी समझ में आ जाएगी। फेमिलियरिटी असाइड, क्यों कह रहा है ऐसा? पिछले पूरे के पूरे पैराग्राफ में इसने यही बताया, देखो इतनी चीजें कॉमन है ना, जब पढ़ा यहीं से पढ़ा हुआ है, इतनी चीजें कॉमन है, नेपाल डिपेंडेंट भी है, तो ऐसा लग रहा होगा फिर तो भैया बढ़िया ही करेगा, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे ही रखेगा। लेकिन फिर ये कह रहा है फेमिलियरिटी असाइड, इसके बावजूद फेमिलियरिटी को साइड पे रख के ये चीज मिस्टेक होगी, ये चीज एक गलती होगी, इट वुड बी ए मिस्टेक, ये मान लेना कि उसका ये जो गद्दी पे बैठना है ये चार्ट करेगा, ये बनाएगा एक वेल वॉर्न और प्रेडिक्टेबल, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है और प्रिडिक्ट किया जा सकता है, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा रास्ता दोनों देशों के बीच में। मतलब कुछ भी तय नहीं है, इसके एटीट्यूड का कुछ पता नहीं है मेरे भाई। पुराने जमाने से जो नेपाल के लीडर्स के हमारे साथ टाइज रहे हैं वैसे ही चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 35 साल की एज में वो नेपाल का पहला मदेशी लीडर है। अब आपको नहीं पता मदेशी कौन है, इतना तो समझ में आ गया होगा यार, भारत में रहते हो, कि कोई जनजाति, कोई कास्ट वास्ट की बात है। और अगली लाइन में इसने लिखा भी हुआ है, एंड अपटर्न द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण क्षेत्रीय पहाड़ी इलीट। साफ इससे पता चल गया होगा। वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जैसे नेपाल का भी जो मैक्सिमम एरिया, ज्यादातर एरिया वो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, तो वहां के जो पहाड़ी लोग हैं वो तो ऑब्वियसली पहाड़ी, जैसे अपने इधर उत्तराखंड हिमाचलियों को उनको पहाड़ी कहते हैं, वैसे वो पहाड़ी हुए। लेकिन नेपाल का कुछ एरिया प्लेन भी है, ठीक है, जो बिहार से सटा हुआ है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो मेनली इस कम्युनिटी के कहलाते हैं कि वो मदेशी हैं, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि नेपाल का पहला मदेशी लीडर, आज तक जितने भी वहां पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह बने हैं वो सब पहाड़ी ब्राह्मण क्षेत्रीय पहाड़ी इलीट, मतलब जो अपर क्लास मानी जाती है, उनकी अपर कास्ट मानी जाती है, उस कम्युनिटी के थे। ये पहला ही वो प्लेन एरियाज में जो मदेशी रहते हैं उसका ये लीडर पहला बना है। और इसने अप टर्न कर दिया, टर्न माने घुमा देना तो समझते हो, तो अप टर्न का यहां पर क्या मीनिंग निकलेगा? वो जो दबदबा था, वो जो डोमिनेंस था इस क्लास का, उसको इसने पलट दिया, ठीक है, उसको इसने गिरा दिया। ये 35 साल के पहले मदेशी लीडर हैं जिसने उस दबदबे को खत्म कर दिया, दबदबे को उल्टा कर दिया जो इन जातियों का वहां पर दबदबा था। नई दिल्ली, न्यू दिल्ली का मतलब वही इंडियन गवर्नमेंट, समझ गए होगे। न्यू दिल्ली मस्ट हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ दिस न्यू जेंजी मूवमेंट दैट ब्रॉट डाउन केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट इन 2025। जो भारत सरकार है, ये कह लो भारत है, उसको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बेहतर समझ होनी चाहिए कि क्या प्रायोरिटी है इस नए जेंजी मूवमेंट की, क्या प्रायोरिटीज है इस नए जेंजी मूवमेंट की, जिसने ब्रॉट डाउन, गिरा दिया, तख्ता पलट कर दिया केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट का 2025 में। अब देखो यहां पे मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग मीनिंग होते हैं। जैसे ये ब्रिंग डाउन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ब्रॉट डाउन फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग डाउन किसी चीज को नीचे लाना, क्या यहां पे मतलब नीचे लाना है? यहां पे तख्ता पलट करना है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या सरकार को उसके पद से हटा देना मतलब है यहां पर। अब कोई बच्चा मान लो गूगल करेगा ब्रिंग डाउन, सबसे पहला मीनिंग आएगा किसी चीज की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देना, किसी चीज को नीचे ले आना, ठीक है। अब अगर वो उतना ही पढ़ रखा हो उसने तो फंस जाएगा। और एक वर्ड के अगर 5-5 मीनिंग है तो ऐसे कितने याद करोगे? तो ये वाली जो चीजें हैं कि यहां पे ये वर्ड किस मीनिंग में यूज हुआ है, ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग से ही आएंगी। एक वर्ड के जो एग्जाम में आते हैं, हो सकता है एक वर्ड के 2-3 मीनिंग बुक्स में मिल जाते हैं, वोकैबुलरी वाली बुक्स के अंदर, लेकिन ऐसे फ्रेजल वर्ब के 3-3, 5-5, 8-8, 10-10 मीनिंग भी होते हैं एक फ्रेजल वर्ब के, तो उतने यूसेज किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये चीज रीडिंग ही आपको सिखाती है। हाँ जी, आ जाओ जरा। तो कह रहा है कि नई दिल्ली यानी भारत सरकार को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो नई जेंजी मूवमेंट है जिसने केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, उसकी क्या प्रायोरिटीज है, मतलब वो उसका मेन उद्देश्य क्या है, उसकी क्या प्रायोरिटीज है, उनके लिए क्या चीजें जरूरी हैं। दिस is a new leadership that has not inherited the old foreign policy understanding of past generation of leaders that came through Panchayati movement, Congress, Communist Party or the Maoist movement that overthrew monarchy। पूरी एक ही लाइन है, ये कह रहा है
कि ये एक नई लीडरशिप है, ये एक नई लीडरशिप है जिसने इनहेरिट नहीं किया है पुरानी फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग को। किनकी अंडरस्टैंडिंग? जो पास्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स की अंडरस्टैंडिंग थी। आगे भी समझाता हूं। ये कह रहा है बेसिकली, ये प्रूव करना चाह रहा है मेरे भाई कि इनका कोई पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, आपको और बेहतर समझना पड़ेगा इनको। ऐसे में सोच के चलना जैसे पुरानों की जो पॉलिसी थी वही पॉलिसी ये रखेंगे। ये कह रहा है कि ये एक नई लीडरशिप है जिसने इनहेरिट नहीं किया। इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है? जैसे आपको अपने पूर्वजों से जो चीज़ मिलती है वो चीज़ आप इनहेरिट करते हो। कोई संपत्ति हो सकती है, कोई क्वालिटी हो सकती है, आपकी शक्ल हो सकती है ना, आपको लगने वाली बीमारियां हो सकती हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, वो चीज़ आप इनहेरिट करते हो अपने पूर्वजों से, अपनी लाइनें से जो चीज़ आपको मिलती है वो आप इनहेरिट करते हो। तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक नई लीडरशिप है जिसने इनहेरिट नहीं किया, पुराने वालों से कुछ भी अपने अंदर नहीं लिया है, इनहेरिट नहीं किया है उस ओल्ड फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग को। जो पुरानी फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग तो उसको इन्होंने इनहेरिट नहीं किया, इनके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है। कौन सी फॉरेन पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग? जो पुरानी जनरेशन ऑफ लीडर्स को थी, जो पुरानी जनरेशन ऑफ लीडर्स को थी, जो आई थी, उनके पास कहां से आई थी? दैट केम थ्रू, जो उन्होंने प्राप्त करी थी, उन्होंने इनहेरिट करी थी, जो एमर्ज हुई थी पंचायती मूवमेंट से। जो पुराने जमाने के लीडर थे उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छा दूसरे देशों के साथ कैसे बना के रखते हैं, वो सब उनके पास कहां से आई थी? पंचायती मूवमेंट से, कांग्रेस से, कम्युनिस्ट पार्टी से, माइस्ट मूवमेंट से, जिसने मोनार्की को उखाड़ फेंका था। नेपाल में भी पहले राजा वाला शासन था, ठीक है, फिर ये माइस्ट मूवमेंट आई जिसने इसको उखाड़ फेंका था। तो उन सब चीजों को जिसने देखा है दिन रात, है ना, उन सब चीजों की पॉलिटिक्स को देख देख के जो नेता बड़े हुए हैं, तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग थी वो अलग थी। और ये नई सरकार ने, ये बलेन शाह की जो गवर्नमेंट आई है, इसमें वो चीज इन्होंने इनहेरिट नहीं करी है। हाँ जी, मान के चल रहा हूं मैं कि तुमने पढ़ लिया था इसको 2 बार। मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं बच्चे, अगर आप अपने आप से इस पैराग्राफ को 2-2 अटेम्प्ट नहीं दोगे, सिर्फ मेरे मीनिंग निकालते हुए देखने से आप सोच रहे हो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स बढ़ रही हैं, तो एक वहम में जी रहे हो आप। अगर ऐसे ही करना फिर तो जरूरत ही नहीं है ना। अगर ऐसे करने से रीडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स आपकी बढ़ती हैं, तो एक काम करो ना, रोज का एक आर्टिकल उठा लिया करो, उसको चैट जीपीटी पर डालो, वो आपको बोल के सुना देगा मीनिंग के साथ, फिर ये कर लिया करो। मेरे भाई, जब तक आप खुद से 2 अटेम्प्ट नहीं दोगे बात नहीं बनेगी। बताना मेरा फर्ज है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, टाइम पास करना है कि सीरियसली पढ़ना है। इन दैट सेंस, उस अगर इस सेंस में देखें, जैसे देखो पहले में इसने सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा, देखो कितनी कॉमन बातें हैं, ये पढ़ा भी इंडिया से हुआ भाई ये तो। उसके बाद फिर इसने ये बातें करी कि ये तो भैया पुरानी गवर्नमेंट के बिल्कुल उल्टे हैं, इनकी कास्ट भी अलग है, इनका सोचने का तरीका भी अलग है, ये फॉरेन पॉलिसी इन्होंने इनहेरिट नहीं करी है। अब ये कह रहा है इस सेंस में अगर सोचें तो, अगर इस सेंस में सोचें तो शाह की गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है, अब देखो जैसा ये पहले मैंने आपको बहुत बार दिखाई है, क्या करता है बीच में कुछ ना कुछ जबरदस्ती का डालेगा, है इतना। द शाह गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी इज येट टू बी फॉर्मलाइज्ड, ऐसा ही शाह गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी फॉर्मलाइज होनी बाकी है। मतलब अभी पक्का पता नहीं है, पक्का ऑफिशियल नहीं हुई है कि किस टाइप की इनकी फॉरेन पॉलिसी है, जिनका झुकाव किसकी तरफ ज्यादा पता नहीं है। बीच में इसने क्या डाला? फॉरेन पॉलिसी के बारे में बताया, कौन सी फॉरेन पॉलिसी, उसके बारे में बात कर दी बीच में। इसलिए आपको परेशानी होती है ऐसे सेंटेंसेस का मीनिंग निकालने में। ये सब्जेक्ट आया, बीच में और बातें करने लग जाएगा, कभी प्रीपोजिशन लगा के अटैच कर देगा, कभी कोई एडजेक्टिवल फ्रेज लगा देगा बीच में जबरदस्ती का, और वर्ब दूर लिखी होती है, इसीलिए आप मीनिंग नहीं निकाल पाते हो। फिर से देखते हैं। इन दैट सेंस शाह's government's foreign policy including its ties with China and the US as well as overarching relationship with India is yet to be formalized। ये कह रहा है अगर इस सेंस में देखें कि इन्होंने फॉरेन पॉलिसी वगैरह तो इनहेरिट करी नहीं है, पुरानों के हिसाब से तो चलेंगे नहीं, अगर इस सेंस में बात करें तो शाह गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जिसमें इसके जो टाइज हैं, इसके जो रिश्ते हैं चाइना के साथ, यूएस के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर आर्किंग का मतलब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ कैसे होंगे, ये चीज अभी फॉर्मलाइज होनी, ये चीज अभी पक्की होनी, ये बात अभी क्लियर होनी बाकी है। ये कहना चाहता जी यहाँ पे।
हाँ जी, इन द पास्ट डेकेड इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल, बट इट ऑल्सो स्ट्रेन्ड इट्स टाइज ओवर कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉन्ग ब्लॉकेड ऑफ बॉर्डर ट्रेड एंड टेरिटोरियल इश्यूज। इन द पास्ट डेकेड, पिछले दशक में, पिछले 10 सालों में, इंडिया हैज इंक्रीज्ड, इंडिया ने बढ़ाया है इसका डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल, इंडिया का डेवलपमेंट असिस्टेंस टू नेपाल। जैसे होता है, अब वहाँ पे उतनी चीज़ें डेवलप्ड नहीं है तो भारत कुछ ना कुछ मदद करता है। जैसे आपने सुना होगा, अक्सर जो देश होते हैं, अब आपने सुना होगा चाइना किसी फलाने देश को फंडिंग दे रहा है कि एयरपोर्ट बना लो, यहाँ पे तुम वो समुद्री जहाज वाला पोर्ट बना लो, हाँ के ना। ऐसे इंडिया भी असिस्टेंस देता है नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, भैया तुम ये चीज़ यहाँ पे बना लो। तो पिछले 10 सालों में भारत ने बढ़ाई है, इंक्रीज करी है, इसकी जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है नेपाल को वो बढ़ाई है। पहले मान लो पहले 100 रुपये देते थे हम, तो पिछले 10 सालों में बढ़ाया है उसको 120 130 रुपये देने लग गए हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन इट ऑल्सो स्ट्रेन्ड इट्स टाइज। अब आपको मीनिंग नहीं पता स्ट्रेन्ड का, लेकिन ये लाइन पढ़ के क्या आपको पता नहीं चल रहा इस चीज़ के ऊपर, टेरिटोरियल इश्यूज के ऊपर, तो क्या होगा, रिश्ते खराब करें। स्ट्रेन का मतलब होता है खींचना, किसी चीज़ पर स्ट्रेस डालना, खींचा तनी हो गई है, स्ट्रेन आ गया है। लेकिन इसने खराब भी करें, इसने खराब भी करे हैं, भारत की बात हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट असिस्टेंस के ऊपर तो खर्चा बढ़ाया है, एड भी बढ़ाई है, लेकिन अपने रिश्ते खराब भी करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। अब इसमें ज़्यादा जिक्रा नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूं कि ये क्या रेफरेंस है। शायद 2015 में नेपाल ने नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तो हुआ क्या, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेरबदल किए गए, जिससे ये जो मदेशी लोग थे इनकी रिप्रेजेंटेशन और कम हो गई। आपने भारत में भी सुना होगा ना कई बार, जैसे किसी राज्य की लोकसभा सीट बढ़ा दी जाती हैं पॉपुलेशन के आधार पर या इन चीज़ों के आधार पर, तो ऐसे ही उन्होंने क्या करा, जो मदेशी लोगों की कह लो कि जो सीट्स थी उसको कम कर दिया। ऑब्वियस बात है, फिर यहाँ के लोग बुरा मानेंगे, ठीक है, विद्रोह करेंगे। तो भारत सरकार ने, जब वो लोग विद्रोह कर रहे थे, तो भारत सरकार ने क्या किया, बेसिकली नेपाल गवर्नमेंट जिसने वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था उसका साथ दिया कि ठीक है ये जो रिवोल्ट हो रहा है इसको दबाओ, गलत मांग रहे हैं। तो वो जो मदेशी लोग थे उनको क्या लगा कि भारत का क्या लेना देना, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से वहां के जो मदेशी लोग थे वो नाराज हो गए थे भारत सरकार से। तो उस चीज की ये बात कर रहा है कि रिश्ते थोड़े से खराब हुए, उस कॉन्स्टिट्यूशन वाले मैटर को लेकर लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको वैसे बता दिया समझ के लिए। और ये समझ में नहीं भी आएगा तो एक चीज और मैं बता दूं, एग्जाम में बच्चे अगर आपको पूरे पैराग्राफ का 30-40% क्रक्स भी समझ में आता है तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो हम अभी रीडिंग सीख रहे हैं, इसलिए हम पूरा एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग अपन निकालना सीख रहे हैं। अदरवाइज एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए 30-40% का क्रक्स समझ में आ जाए मोटा मोटा तो हो जाते हैं सवाल। अच्छा जी, द लॉन्ग ब्लॉकेड ऑन बॉर्डर ट्रेड, ये जो लंबे समय पर रोक लगा रखी है बॉर्डर ट्रेड के ऊपर। जो बॉर्डर पे क्या होता था, जैसे ये ड्यूटी वगैरह का भी चक्कर नहीं था, डायरेक्ट यहाँ से कुछ मसाले उधर जा रहे हैं, वहाँ की कोई चीज़ें इधर बिकने आ रही हैं। अब लोग आ जा सकते हैं, लेकिन बॉर्डर ट्रेड पर रोक लगी हुई है बहुत टाइम से। और टेरिटरी को लेकर इशू है, तो दो देश जिनकी सीमा पास होती है वो बोलते ही हैं, वो कहेगा हमारा है, वो कहेगा हमारा है, ऐसे चलता है ना। इंडिया के पाकिस्तान के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं, जो दो देशों का बॉर्डर लग गया उनमें तो ये लफड़े होने ही हैं। उस चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच में खिंचातानी है। As a mayor of Kathmandu, Mr. Shah was known for his overt nationalism and rejection of hegemony of India and other powers, while his use of map of Greater Nepal had been read with some concern in New Delhi. अब फिर इसके अंदर आपको थोड़ी सी बातें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जब मिस्टर शाह ये मेयर था काठमांडू का, प्राइम मिनिस्टर बना, पहले मेयर होगा, तो जब ये मेयर था काठमांडू का, तो इसका जो ओपन नेशनलिज्म था और ये जो इंडिया की हेगेमनी का नहीं भी आपको मतलब पता, इतना समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये इंडिया से ज़्यादा खुश नहीं, ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? और कुछ ना समझ में आया हो, बेसिकली मिस्टर शाह की जो थिंकिंग है, पॉलिसी है, इसका सोचने का नज़रिया इंडिया से ज़्यादा ये खुश नहीं है। क्या ये समझ में आया? अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ कि जब ये मेयर था काठमांडू का, काठमांडू के मेयर के तौर पर मिस्टर शाह जाने जाते थे अपने ओवर्ट का मतलब होता बिल्कुल ओपन, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधी सीधी ओवर्ट, खुले उससे बात करना। इनका जो ओवर्ट नेशनलिज्म था उसको लेके बड़े फेमस थे, ये बड़े नोन थे।
नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि मेरा देश महान है ना, मेरा देश सबसे बढ़िया। तो ये कहना चाह रहा है कि नेपाल हमारा एरिया में छोटा है तो हम किसी से दबेंगे नहीं, पूरा नेशनलिज्म, पूरी वो वाली भावना थी इसके अंदर, साफ धड़ल्ले से बोलता था। और ये रिजेक्ट करता था, झुकलाता था इंडिया और अदर पावर्स की हेगेमनी को। अब हेगेमनी क्या होता है? जो बड़े देशों के आसपास छोटे देश होते हैं ना, जैसे ये नेपाल, बांग्लादेश, अब इंडिया के कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में, इकोनॉमी बेस पे, एरिया बेस पे, पॉपुलेशन बेस पे तो छोटे ही हैं। तो वो देश क्या होते हैं, इन देशों को काइंड ऑफ थोड़ा सा देखो अपने तरीके से चलाना चाह रहे होते हैं। इनको पॉलिटिकल मतलब फाइनेंशियल एड दे के कैसे भी चाहते हैं कि इनकी जो पॉलिसीज हैं वो हमारे हिसाब से चले। चाइना भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इंडिया भी इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेगेमनी। जब एक बड़ा देश अपने नियर बाय छोटे देशों के ऊपर इनडायरेक्ट कंट्रोल चलाता है, उसको बोलते हैं हेगेमनी। तो ये कह रहा है बेसिकली मिस्टर शाह जाना जाता था ओवर नेशनलिज्म के लिए और रिजेक्शन के लिए। ये जो बेसिकली कह लेते हैं कि रिजेक्ट कर देता था, अवहेलना करता था कि भैया किस चीज़ की, हेगेमनी, जो बेसिकली इंडिया और जो अदर पावर्स उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं उनको वो रिजेक्ट करता था। उसका जो रिजेक्शन, उसके लिए जो रिजेक्शन था, उसके लिए बड़ा फेमस था ये। और वाइल जबकि इसका जो यूज था मैप का, कौन से मैप का? ग्रेटर नेपाल के मैप का, उसको देखा गया। रेड का मतलब यहाँ पढ़ना नहीं है, रेड का मतलब बेसिकली होता ना रीड बिटवीन द लाइन्स, आपने फ्रेज कभी सुना हो तो, दो लाइनों के बीच में जहां पे बेसिकली समझो उस बात को, लिखा नहीं हुआ लेकिन दो लाइनों के बीच में भी जो मीनिंग देना चाह रहा उसको समझो, वो रीड, वो वाला रीड है ये। कि ये जो इसका यूज था, अब ये भी आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, अगर ऐसे एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मीनिंग नहीं भी निकलता तो भी पेपर में अटेम्प्ट होते हैं। बस होता क्या, हमसे मीनिंग नहीं निकलता तो हम डर जाते हैं। पेपर में 30-40% भी समझ में आ जाता है तो पैराग्राफ के क्वेश्चन हो जाते हैं अभी तो, लेकिन अपन रीडिंग सीख रहे हैं। तो मैं आपको मैटर बता देता हूं। जैसे नेपाल, ये जो बंदा है बेसिकली, तो नेपाल जो पुराने जमाने में, जब नेपाल में राज्य, नेपाल का भी राज्य कभी बड़ा हुआ होगा, है ना, तो उस समय पे ये ऐसा मानते हैं कि कुछ हिस्सा उत्तराखंड का और हिमाचल का नेपाल के अंडर में आता था, इनका ऐसा मानना है। तो ये जब अपने देश का नक्शा मैप वैप दिखाते हैं तो उसके अंदर ये अपना एरिया भी उसके अंदर दिखा लेते हैं। ठीक है, होता ना ऐसे, जैसे अपन हमेशा पूरा कश्मीर बनाते हैं, ठीक, हम मानते हैं हमारा हिस्सा है तो हम वो मैप दिखाते हैं। पाकिस्तान अलग मैप दिखाता है, चाइना के हिसाब से चाइना वो अपना इधर ये असम त्रिपुरा वाला एरिया के अंदर कुछ अपना मानता तो वो अपना ऐसे मैप दिखाता है। तो उस वे में ये कहना चाह रहा है कि ये बलेन शाह जो है कि ये यूज करता था मैप ग्रेटर नेपाल का, और इस बात को, इस चीज को थोड़ा सा चिंताजनक दृष्टि से, कंसर्न की दृष्टि से देखा गया था न्यू दिल्ली में। हाँ जी, पढ़ लो भाई, नहीं पढ़ा है तो पॉज करके। Modi government should tread lightly and positively as the Shah government finds its feet, but offer India's full support in dealing with Nepal's immediate challenges. मोदी गवर्नमेंट को शुड ट्रेड लाइटली, ट्रेड का मतलब होता है चलना, आगे बढ़ना, उसको थोड़ा सा सोच समझ के, फूंक फूंक के, कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए। मोदी गवर्नमेंट शुड ट्रेड लाइटली, यानी बहुत धक्का, बहुत तेजी किसी चीज को ना बनाएं, पॉजिटिव नेगेटिव होने में थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखें और पॉजिटिवली रखें। और शाह कब तक एज, यहां पर एज का मतलब है जब, कि जब तक ये जो शाह की गवर्नमेंट है ये फाइंड इट्स फीट, जैसे ना अपने पैरों पर खड़ा होना, तो जब तक ये अपने पैरों पर खड़ी होती है यानी स्टेबल होती है अच्छे से, तब तक मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोच समझ के, फूंक फूंक के ही चलना चाहिए पॉजिटिवली। लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि दूर, मतलब ही मत रखो, बात ही मत करो, लेकिन ऑफर करनी चाहिए इंडिया की फुल सपोर्ट डील करने में नेपाल के जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनके साथ। नेपाल के जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं उनमें डील करने के लिए इंडिया की फुल सपोर्ट हमें ऑफर करनी चाहिए। अमंग दोज, अब चैलेंजेस गिना रहा है, उन चैलेंजेस में क्या क्या? अमंग दोज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर इन वेस्ट एशिया, ये जो प्रभाव आए हैं वेस्ट एशिया में, जो वॉर चल रही है उसके जो प्रभाव आए हैं नेपाल पे, उसको लेकर बेसिकली चैलेंजेस बता रहा है। उसके जो प्रभाव आए हैं वो, जहां पे नेपाल को जरूरत होगी फ्यूल की और फर्टिलाइजर इंपोर्ट की, जहां पे नेपाल को जरूरत होगी फ्यूल और फर्टिलाइजर इंपोर्ट की, अब सारा का सारा होके इंडिया से ही जाना है। ठीक है, तो इंडिया को जो आप खुद के लिए आ रहा है थोड़ा सा, उसमें से देना पड़ेगा कुछ ना कुछ रिलेशन अच्छे बनाने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 14% ऑफ नेपाल्स पॉपुलेशन,
लगभग 14% नेपाल की पॉपुलेशन अबाउट इतनी ये बाहर विदेशों में काम करती है, और कंट्री जो है वो डिपेंडेंट है, वो आश्रित है रेमिटेंसेस के ऊपर और टूरिज्म रिवेन्यूज के ऊपर। नेपाल की पॉपुलेशन जो है वो 14% पॉपुलेशन बाहर काम करती है, और ये जो देश है ये मेनली किस चीज पर चलता है? रेमिटेंसेस पर। रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? अब बाहर के देश में बंदे इनके काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई शेफ का काम कर रहा है, कोई साइंटिस्ट का काम कर रहा है, कोई डॉक्टर का काम कर रहा है, कुछ भी, कोई इंडिया में काम कर रहा है, कोई चाइना में, कोई यूएस में, कोई कहीं कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली वहां से जो पैसा कमाते हैं वो तो अपने घर भेजते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं रेमिटेंसेस। ऐसा पैसा जो एक बंदा कमा के अपनी होम कंट्री में भेजता है। तो नेपाल की जो इकोनॉमी है वो बहुत हैविली डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर और टूरिज्म से आने वाले पैसे के ऊपर। अब इस बात को इसने क्यों किया वो अगली लाइन में समझ में आएगा। अभी इस लाइन में इसने क्या कहा इस पैराग्राफ में कि मोदी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए, लेकिन पॉजिटिवली चलना चाहिए। जब तक शाह गवर्नमेंट अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती, लेकिन ऑफर करनी चाहिए इंडिया की फुल सपोर्ट इमीडिएट चैलेंजेस को डील करने के लिए। और उन चैलेंजेस में क्या क्या है? एक तो वॉर का जो इम्पैक्ट है वो है, उनको मदद चाहिए होगी अभी फ्यूल और फर्टिलाइजर को लेके उस चीज को डील करना। अब ये कह रहा है कि नेपाल की 14% पॉपुलेशन बाहर काम करती है और ये देश डिपेंडेंट है रेमिटेंसेस के ऊपर। इनके जो लोग बाहर काम करते हैं वो जो अपने घर पैसा भेजते हैं बहुत बहुत हैविली डिपेंड करते हैं ये उस चीज के ऊपर, और टूरिज्म से आने वाले। अब नेपाल में मेनली हिमालय मतलब बेसिकली एवरेस्ट के लिए इन चीज़ों से बहुत टूरिज्म है, तो उस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब इससे हुआ क्या वो ये बताएगा आगे। हाँ जी, पढ़ लो भाई, लास्ट पैराग्राफ है, नहीं पढ़ा है तो। न्यू दिल्ली could also reconsider request from previous Nepali governments to allow overflight from Nepali air for new Nepali airports, reduce restrictions on purchasing Nepali power produced with third country assistance and to update bilateral friendship treaty। अब ये कहना क्या चाह रहा है? उसने पिछली दो लाइनें क्यों बोली थी? वो ये कहना चाह रहा था कि इनके पास अपनी खुद की इकोनॉमी को सरवाइव करने के लिए ज़्यादा संसाधन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस बात पर जो फॉरेन से रेमिटेंसेस आते हैं वो, और जो टूरिज्म आता है वो। तो अगर हम इनकी फाइनेंशियल मदद कर पाएँ किसी तरीके से तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। अब वो कैसे कैसे कर सकता है? न्यू दिल्ली रिकंसिडर कर सकता है वो जो रिक्वेस्ट करी थी पुरानी नेपाली गवर्नमेंट्स ने कि ओवरफ्लाइट अलाउ कर दो नए नेपाली एयरपोर्ट्स की। अब इससे होता क्या देखो समझना, अब जितनी भी फ्लाइट है वो ऐसे किसी कंट्री के ऊपर से तो होके आएंगी ना, तो क्या कर रखा है इंडिया? ऐसी बात नहीं है इंडिया अपने ऊपर से सब अपने, भारत की भी बहुत सारी फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से होके आती हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा जब रिलेशन खराब होते हैं तो वो अपना एयर स्पेस यूज करने से मना कर देते हैं। तो इंडिया से मान लो यूएस जाना है, पाकिस्तान से ऊपर से होके जा नहीं सकते, ऐसे घूम के जाएंगे तो ऑब्वियस बात है फ्यूल ज़्यादा जलेगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो उससे इकोनॉमी का लॉस होता है। तो ऐसे ही नेपाल को जो आने वाले बहुत लोग हैं यूएस के, बहुत यूरोप के जो लोग वहाँ पर एवरेस्ट की चढ़ाई करने आते हैं और टूरिज्म के लिए आते हैं, तो वो सारी फ्लाइट इंडिया होके आती हैं। अब इंडिया ने ऐसी बात नहीं अलाउ कर रखी है बहुत सारी फ्लाइट्स, लेकिन जो नए एयरपोर्ट बने हैं उनकी अनुमति इंडिया ने नहीं दी। और वो क्यों नहीं दी? हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वो एयरपोर्ट बने हैं चाइना के पैसे पे, ठीक है, चाइना असिस्टेड एयरपोर्ट हैं वो सारे के सारे। अब वहां पे अगर वहां के प्लेन्स को अपन अनुमति दे रहे हैं तो वो जो प्लेन है वो स्पाइंग के लिए और चीजों के लिए यूज कर सकता है इनडायरेक्टली चाइना, इसलिए भारत उनकी अनुमति नहीं दे रहा। ये लिखा नहीं हुआ लेकिन वैसे समझने के लिए मैंने आपको बता दी। तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया रिकंसिडर कर सकता है, दोबारा पुनर्विचार कर सकता है उन रिक्वेस्ट पे जो पुरानी नेपाली गवर्नमेंट ने करी थी कि वो अलाउ कर दे ये जो ऊपर से फ्लाइट जाने की अनुमति दे दे कुछ नए नेपाली एयरपोर्ट की भी। और ये जो नेपाल की जो पावर है बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस पर जो अपन ने पाबंदियां लगा रखी है उसको खरीदने पर। क्यों पाबंदियां लगा रखी हैं? क्योंकि ये भी चाइना की मदद से बनी। चाइना ने वहां पे पावर प्लांट टाइप के लगाए, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो भारत नहीं चाहता कि चाइना की इकोनॉमी ज्यादा बूस्ट हो, तो भारत ने उससे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने पर रोक लगा रखी है। तो उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है, उस पर जो रोक है, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए और फिर और क्या करे और अपडेट कर दे बायलैटरल फ्रेंडशिप ट्रीटी को। बेसिकली इनडायरेक्टली
कुछ कुछ चीजें करके उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की यहां पर बात हो रही है। डिफरेंसेस डिलेड, अब एक एग्जांपल और क्या दे रही है, डिफरेंसेस, ये जो आपस में मतभेद थे, ये जो डिफरेंसेस थे, इन्होंने डिले कर दिया, इन्होंने डिले कर दिया, टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया था नई दिल्ली के इनविटेशन को 2024 में मिस्टर ओली को अपॉन हिज इलेक्शन। ही इवेंचुअली विजिटेड बीजिंग फर्स्ट। ये कह रहा है जैसे जब ये ओली सरकार चुन के आई 2024 में, तो होता क्या ना, जब कोई नया प्रधानमंत्री बनता आसपास के देश का तो इनविटेशन भेजते हैं। जैसे होता ना किसी की नई शादी होती है तो वो अपने घर बुलाता है, या मैक्सिमम क्या होता है बाकी लोग उस उनको कपल को अपने घर बुलाते हैं, जी आओ, वो वाली वैसा ही कुछ प्रचलन कह लो कि आसपास में जब कोई नई सरकार बनती है तो सारे देश उनको इन्विटेशन भेजते हैं कि हमारे यहाँ पे आ आइए। ठीक है, अभी आपस में मतभेद चल रहे थे, ये जो मतभेद थे इन्होंने डिले कर दिया। जो भारत सरकार का इनविटेशन जाना था 2024 में मिस्टर ओली को उनके इलेक्शन के बाद, मतभेदों ने उस चीज को डिले कर दिया। और उससे हुआ क्या, तो फिर फाइनली उन्होंने विजिट किया बीजिंग को फर्स्ट, उन्होंने पहले बीजिंग को विजिट किया, बीजिंग चला गया वो बंदा ओली। इट इज टाइम टू क्विकली इनवाइट, ये समय है, ये सही समय है जल्दी से इनवाइट करने का शाह को दिल्ली विजिट करने के लिए जितना जल्दी हो सके। और फॉर दिल्ली एंड काठमांडू, और ये इट इज टाइम इसके साथ भी यहां पे भी अंडरस्टूड है, ये सही समय है इनवाइट करने का, और ये समय है दिल्ली और काठमांडू के लिए आगे बढ़ने का, और पुटिंग नेबर्स फर्स्ट इन साउथ एशिया। ये जो पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट की, पड़ोसी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का मौका है दिल्ली और काठमांडू के पास। हाँ जी, समझ में आ गया अपने को आज का पूरा आर्टिकल। थोड़ा सा कह सकते हो पीछे जो 3 क्लासेस थी उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा आज इजी रखा है, और वो हर आर्टिकल के देखो डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं हो सकता, ऊपर नीचे चलता रहता है। एक ही पैराग्राफ इसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी इजी थे। जिनको नहीं पता है मेरे भाई मैं बता देता हूँ, मेरी ये 2 किताबें आती हैं, ये मेरे क्लास नोट्स हैं जिनमें जो मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट्स को, उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। चाहे आपने मेरे पेड कोर्स पढ़ रहे हो, पेड कोर्स वाले तो मैक्सिमम बच्चे इसको खरीदते ही हैं, क्योंकि बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, इतने डिटेल्ड नोट जितने वो खुद भी नहीं बना सकते वैसे इसके अंदर डिटेल में लिखे गए। ठीक है जी, जो यूट्यूब से भी ग्रामर पढ़ रहे हैं उनको भी ये नोट समझ में आ जाएंगे। आप इस बात को चेक करना चाहें तो सैंपल पीडीएफ का लिंक है, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो इन दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ का लिंक है, आप उसको देखिए। आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ भैया खरीदने लायक किताब है, तो आप खरीद लीजिएगा। ये प्रैक्टिस की बुक है, इसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हैं। ग्रामर खत्म होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, या कह लो साथ साथ एक चैप्टर खत्म किया उस चैप्टर की प्रैक्टिस, अगला चैप्टर खत्म उसकी प्रैक्टिस, जब सारे चैप्टर खत्म हो गए तो मिसलिनियस प्रैक्टिस के काम आने वाली एक बहुत ही अच्छी किताब है। दोनों का सैंपल डला हुआ है, अगर आपको वर्थ इट लगे तो मंगा लीजिएगा। एक इस किताब पे मैं काम कर रहा हूँ, आरसी प्रो, उसमें क्या होगा, ये जैसे अभी रीडिंग ये करा रहा हूँ आपको, रीडिंग पोर्शन भी होगा, ठीक, उसके अलावा फिर प्रैक्टिस भी होगी, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्पिटिशन, बहुत सारे दुनिया जहान के, बैंक लेवल के, प्री टू मेंस, मतलब बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और बैंक लेवल के, ऐसे सारे टाइप की प्रैक्टिस इसके अंदर हो, ताकि प्रैक्टिस का कंटेंट कह सकते हो। काम कर रहा हूँ इस पे, लगेंगे 2-3 महीने लेकिन आ जाएगी। हाँ जी, करें जी डिस्कस। शुक्र है याद आ गया आज मुझे। सारे क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको, कॉपी पेन उठा लीजिए, टैली करेंगे अपन 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए आपके आज। 10-10 सेकंड के लिए रोकूंगा मैं अटेम्प्ट करना।
हाँ जी, करें भाई डिस्कस, आ जाइए। द पैसेज सजेस्ट दैट assuming a predictable India-Nepal relationship under Balen Shah would be mistaken primarily because, पैसेज का ये कहना है, पैसेज ये इशारा करता है कि अज्यूम करना, कहने का मतलब एक टाइप का गेस लगाना, एक प्रिडिक्टेबल, कि ऐसा जो प्रिडिक्ट किया जा सकता हो इंडिया नेपाल रिलेशनशिप इस सरकार के अंडर में, ये गलत होगा। जो लाइन लिखी हुई थी ना कि इट वुड बी ए मिस्टेक, ये मानना मिस्टेक होगा कि इनकी जो सरकार है उसके अंडर में एक प्रिडिक्टेबल ग्राफ बनेगा, ऐसा क्यों कह रहा है वो? नेपाल हैज बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, नेपाल अब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गया है, इसलिए प्रिडिक्ट करना मुश्किल है? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, डिपेंडेंट है पूरा। द न्यू लीडरशिप इज शेप्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस एंड प्रायोरिटीज, ये जो नई लीडरशिप है इसको आकार दिया है नई एक अलग टाइप की पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस ने और प्रायोरिटीज ने। चाइना हैज फॉर्मली रिप्लेस्ड इंडिया एज नेपाल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर नेशन, चाइना ने फॉर्मल तरीके से रिप्लेस कर दिया इंडिया को नेपाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर के तौर पर। ऐसी पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी कोई भी लाइन लिखी नहीं हुई है। अच्छा जी, नेपाल हैज कंप्लीटली अबेंडन फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेज ऑफ द पास्ट, नेपाल ने पूरी तरह से अबेंडन कर दी, नेपाल ने पूरी तरह से अबेंडन कर दी है फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेज ऑफ पास्ट। उनकी फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है ये मान सकते हैं, लेकिन ये कह देना कि भैया अबेंडन कर दिए, बिल्कुल त्याग दिए, अबेंडन का मतलब था बिल्कुल त्याग देना, ऐसा कहना बिल्कुल क्लियर कट साफ साफ ऐसी कोई लाइन नहीं है। और चलो, ये मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गलत है डी ऑप्शन, लेकिन इन दोनों में से चुनना हो तो कौन सा? यहां पे ऊपर इसने क्या लिखा हुआ है कि एक अज्यूम कर लेना, एक मान के चलना कि प्रिडिक्टेबल ग्राफ हमें पता है कैसी रहेगी पॉलिसी इस सरकार के अंडर में, वो मुश्किल है, वो एक गलती होगी। क्यों होगी? इसलिए गलती होगी क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अबेंडन कर दिया है, कि इसलिए गलती होगी क्योंकि ये जो नई लीडरशिप है इसके पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस अलग हैं, इसकी प्रायोरिटीज अलग हैं। बार बार इसी तरफ इशारा किया गया है कि ना? तो दोनों में से मैं ये नहीं कहूंगा ये बिल्कुल ही गलत है, अगर ये ना होता तो अपने को लगाना पड़ता मजबूरी में, लेकिन दोनों में से तो ये कहीं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है अपना बी वाला। विच इन्फ्लुएंस रिगार्डिंग नेपाल्स फॉरेन पॉलिसी अंडर शाह इज मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द पैसेज, क्या इन्फ्लुएंस, क्या आंकलन, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है नेपाल की फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग शाह की गवर्नमेंट के अंडर जो पैसे सपोर्ट करता हो? मैं फिर आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं है, ये बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं, पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी बात समझ सकते हो, यही कहना चाह रहा है। कुछ नहीं है, वह लाइन है थोड़ी सी ऊट पटांग लिख देते हैं, कहना ही चाह रहा है पैसेज के अनुसार नेपाल की फॉरेन पॉलिसी के बारे में कौन सी बात समझी जा सकती है, ये कहना चाह रहा है। इट विल क्लोजली फॉलो डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश्ड बाय प्रीवियस लीडर, ये क्लोजली फॉलो करेगा यानी बेसिकली अनुसरण करेगा पुराने डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क का जो प्रीवियस लीडर ने बनाए थे। नहीं, साफ साफ कह रहा है कि भैया इन्होंने तो इनहेरिट नहीं करा, ये अपनी मर्जी से चलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता, अनप्रिडिक्टेबल है। इट इज एक्सपेक्टेड टू अलाइन मोर स्ट्रांगली विद चाइना, ऐसी आशा करी गई है कि वो चाइना के साथ ज्यादा अलाइन करेगा, हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पैसेज में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। इट्स फ्यूचर ओरिएंटेशन रिमेन अनसर्टन बिकॉज इट इज स्टिल इवॉल्विंग, इसकी फ्यूचर ओरिएंटेशन जो है वो अभी भी अनसर्टेन है, पक्का नहीं है, क्योंकि ये इवॉल्व हो रही है। लिखी हुई थी ना लाइन कि इंडिया को ट्रेड लाइटली जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, है ना? ये बात साफ साफ लिखी तो ही है कि जब तक ये इवॉल्व हो रहे हैं, अभी इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा, नई नई सरकार बनी है, नए नए लोग हैं। इट विल फोकस एक्सेसिवली ऑन डोमेस्टिक कंसर्न, अवॉइड ग्लोबल एंगेजमेंट, ये जो नेपाल की सरकार है ये डोमेस्टिक कंसर्न पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी और ग्लोबल एंगेजमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ था, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट बलेन शाह अर्लियर पॉलिटिकल इमेज, बलेन शाह की जो पुरानी पॉलिटिकल इमेज थी, लिखा हुआ ना पहले ये मेयर था काठमांडू का, पुरानी जो पॉलिटिकल इमेज थी उसके आधार पर इनमें से कौन सी बात समझी जा सकती, इन्फर करी जा सकती, डिड्यूस करी जा सकती? उसने लगातार एडवोकेट किया है, एडवोकेट करने का मतलब है सपोर्ट करना, क्लोजर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ऑन इंडिया, उसने हमेशा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंस को समर्थन दिया है,
ना जी, बिल्कुल नहीं। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कॉपरेशन विद नेबर्स, उसने हर तरीके के कॉपरेशन को हमेशा विद्रोह किया है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ। ही प्रोजेक्टेड नेशनलिस्ट स्टांस एंड दैट ओकेजनली रेज कंसर्न इन इंडिया, उसने उसने प्रोजेक्ट किया है, दिखाया है एक नेशनलिस्ट स्टांस कि मेरा देश महान, मेरा देश भी अपने आप में वैल्यू है भाई उसकी, ऐसा उसने स्टांस दिखाया है। और जिस चीज ने कभी कभार कुछ चिंता पैदा करी है इंडिया में, जो कि साफ साफ लिखा होता उसने, वो जो मैप यूज किया, ये सारी बातें। ही रिमेन्ड पॉलिटिकली न्यूट्रल रिगार्डिंग रीजनल टेरिटोरियल क्वेश्चंस, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहा है इन क्वेश्चंस को लेकर, ऐसी कहीं कोई बात नहीं करी। न्यूट्रल कहां रहा है, वो तो मैप ही दूसरा यूज करे बैठा भाई। द फ्रेज ट्रेड लाइटली मोस्ट नियरली इंप्लाइज, ये जो फ्रेज यूज किया गया कि ट्रेड लाइटली, इसका क्या अर्थ समझा जाए, इंडिया को क्या करना चाहिए? अवॉइड एंगेजिंग विद नेपाल अंटिल इट्स पॉलिसीज बिकम क्लियर, वो नेपाल के साथ एंगेज ही मत करो, नेपाल के साथ कोई बातचीत ही मत करो जब तक इसकी पॉलिसी क्लियर ना हो जाए। उसने कहा आराम से चलो लेकिन पॉजिटिवली चलो, ऑफर करो हेल्प, बात ही ना करो तो नहीं लिखा उसने। अच्छा जी, फोकस ओनली ऑन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाइल अवॉइडिंग पॉलिटिक्स, पूरा ध्यान इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे दो, कॉर्पोरेशन पे दो और पॉलिटिक्स को अवॉइड करो। ये तो लिखा है कि इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर ध्यान दो, लेकिन ये नहीं लिखा पॉलिटिक्स को अवॉइड करो, ऐसा पैसेज में नहीं लिखा कहीं। इंसिस्ट ऑन इमीडिएट रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग बायलैटरल डिस्प्यूट, इमीडिएट रिजॉल्व करो सारे के सारे जो बायलैटरल डिस्प्यूट थे, उन चीजों को इमीडिएटली रिजॉल्व करो, ये कहना चाह रहा है। ट्रेड लाइटली का मतलब ये है क्या? हाँ जी, जब उसने ट्रेड लाइटली वाली बात करी थी, वो तो उसने एग्जाम्पल दिए थे कि ये कर सकते हैं, उसने ये नहीं कहा कि अभी के अभी करो, उसने ऑप्शन दिए कि इनमें से ये चीजें अपन कर सकते हैं। ट्रेड लाइटली का क्या मतलब है? देखो काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे। अब सुनने को हो सकता है उसको ये वाली बात ठीक लगे कि रिजॉल्व करो ये बायलैटरल डिस्प्यूट, लिखा है उसने कि रिजॉल्व करने चाहिए, बात ठीक है, लेकिन ये कह रहा है ये फ्रेज जब यूज किया उसका क्या मतलब था? ट्रेड लाइटली का क्या मतलब है? ट्रेड लाइटली का मतलब ये कि कॉशियस अप्रोच, केयरफुल सी अप्रोच अपनाओ, कॉशियस एंड सेंसिटिव अप्रोच अपनाओ इस गवर्नमेंट के प्रति, मतलब थोड़ा सा कॉशियस रहो, सेंसिटिव रहो अपनी अप्रोच में, बहुत एक्सट्रीम भी मत करो चीजें लेकिन पीछे भी मत हटो, कॉशियस होके जो भी काम करना है कॉशियस होके करो, ये कहना चाह रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, आपको हो सकता है कि ये वाला ठीक लगे, लेकिन ट्रेड लाइटली का मतलब पूछा है, ये नहीं पूछा पैसेज के अनुसार इनमें से कौन कौन सी बातें ठीक है, यहां पे पूछा ट्रेड लाइटली जो फ्रेज है ना, उसके अनुसार भारत सरकार को क्या करना चाहिए, एक कॉशियस और सेंसिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए इस नए गवर्नमेंट के प्रति, क्योंकि इनकी पॉलिसीज का पता नहीं है, थोड़ा सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। ऑथर्स डिस्कशन, ये जो ऑथर का डिस्कशन था केपी शर्मा ओली की जो विजिट थी बीजिंग की, सबसे पहली विजिट जो उन्होंने बीजिंग की करी, उससे वो क्या इशारा देना चाह रहा है? ऑथर ने जो जिक्र किया कि भैया केपी शर्मा ओली की पहली विजिट बीजिंग की थी, इससे वो क्या इशारा करना चाह रहा था? चाइना के डोमिनेंस को दिखाना चाह रहा है, चाइना का जो डोमिनेंस था नेपाल के ऊपर उसको दिखाना चाहता है। ये जो परिणाम हुआ डिप्लोमेटिक डिलेज का और मिस हो गई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, इस बात को दिखाना चाहता है। नेपाल का जो परमानेंट शिफ्ट हो गया है ट्रेडिशनल एंगेजमेंट विद इंडिया से, मतलब इंडिया के साथ जो ट्रेडिशनल एंगेजमेंट था उससे नेपाल परमानेंटली दूर जा चुका है, ये बात दिखाना चाहता है। इंडिया का जो रिफ्यूजल था मेंटेन नॉर्मल रिलेशनशिप इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकारें होती हैं उनसे इंडिया का जो दूरी बनाए रखने का एटीट्यूड है वो दिखाना चाहता है? नहीं, ये था जी जो उसने जिक्र किया, उससे दिखाना चाहता था कि ये जो डिप्लोमेटिक चीजें होती हैं, इनमें जो डिले होता है उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या परिणाम होता है उस बात को दिखाना, और ये जो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है डिप्लोमेटिक डिलेज की वजह से, उस बात को दिखाना। तभी उसने आगे लिखा ना कि इस बार देर नहीं करनी चाहिए, जितना जल्दी हो सके इनविटेशन भेज देना चाहिए, इस बात। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था। असर्शन का मतलब होता है कथन, एक स्टेटमेंट, और नीचे दिया हुआ उसका रीजन। अब पढ़ते हैं। पहले तो डरना छोड़ो क्वेश्चनों से, डरना छोड़ दोगे तो आधी जंग तो वहीं जीत जाओगे। ऑथर व्यूज, ऑथर देखता है बलेन शाह को एज रिप्रेजेंटेटिंग अ ब्रेक फ्रॉम नेपाल ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी। ऑथर देखता है बलेन शाह को, ऑथर का बेसिकली मानना है, ऑथर किसको किस नजर से देखता है वो कहना चाह रहा है, बलेन शाह की वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ ब्रेक फ्रॉम, ब्रेक का मतलब है यहां पे बेसिकली किसी से अलग होना, जो नेपाल की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी थी, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी थी
उससे इसको एक हट के देखता है, इसको एक अलग आइडेंटिटी के रूप में देखता है, जो कि बात ठीक है। इसने लिखा है कि उसके विचार अलग है। अच्छा जी, शाह emerged फ्रॉम सेम आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट शेप्ड प्रीवियस जनरेशन। ये तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी। इसका कारण अगर ये बताता कि ऑथर के अनुसार इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, इसका कारण अगर ये कुछ ऐसा बताता कि भैया पुराने लीडर इस कम्युनिटी से आते थे, ये इस कम्युनिटी से आता है, ये जेनजी टाइप का है, इसके पॉलिटिकल विचार ऐसे हैं, ये होता कुछ रीजन उस बात का। ये तो रीजन ही बिल्कुल उल्टा दे दिया, कह रहा है सेम आइडियोलॉजी से आता है। तो पहली बात ठीक है और इसका रीजन गलत है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट इसका जो रीजन है वो फॉल्स है, वो गलत है। सेंट्रल थीम क्या है जी पैसेज का? थीम हो गया, समरी हो गया, सेंट्रल आर्ग्यूमेंट हो गया, टाइटल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक इलाज बता रखा है, एक ऐसी लाइन जिसमें पूरा का पूरा एडिटोरियल समा जाए। हाँ जी, ग्रोइंग मिलिट्री कॉपरेशन की बात हुई है, पूरे आर्टिकल में कहीं मिलिट्री वर्ड भी यूज हुआ है? इकोनॉमिक कंपटीशन है जो इंडिया, चाइना, नेपाल के बीच में, इकोनॉमिक कंपटीशन की बात हुई है कहीं? नेपाल की जो पूरी तरह से डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर, डिपेंडेंस की एक लाइन में बात हुई है, लेकिन सेंट्रल थीम ये नहीं है, पूरा पैसेज इस बात को प्रूव करने के लिए नहीं है कि डिपेंडेंट है। ये है जी, इंडिया और नेपाल के बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना, नेपाल की जो बदलती हुई पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके बीच में इस चीज को, उसके साथ साथ इंडिया और नेपाल के टाइज को स्ट्रेंथन करने की बात करना, इस पूरे के पूरे एडिटोरियल का थीम था। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, टोन बताओ जी ऑथर की। स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव है नेपाल की एंटी इंडिया नेशनलिज्म का, ये जो नेपाल का एंटी इंडिया वाला नेशनलिज्म है इसको सपोर्ट करता है ऑथर? ना भैया, इंडिया का ये ऑथर, ठीक है, क्यों सपोर्ट करेगा वो? बस वो बता रहा है कि उसका जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कुछ विचार ऐसे हैं, लेकिन वो इस चीज को सपोर्ट थोड़ी कर रहा है। कंप्लीटली पेसिमिस्ट अबाउट, पूरी तरह से निराशाजनक, मतलब हो ही नहीं सकता कुछ। फिर वो जो दे रहा है सजेशन कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पूरी तरह से पेसिमिस्टिक होता तो वो सजेशन देता क्या? कंप्लीटली पेसिमिस्टिक का मतलब बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुका है। अगर एडिटोरियल ऐसा होता कि ये डील भी उन्होंने चाइना के साथ कर ली, ये डील भी चाइना के साथ कर ली, इंडिया का तो इस चीज के लिए भी मना कर दिया, तब होती है ऐसी अप्रोच। ऐसी तो कोई बात नहीं करी उसने। बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नेपाल की नई लीडरशिप को लेकर, जो नेपाल की नई सरकार है उसको लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, उसमें कमियां गिनाया जा रहा है। हाँ, उसकी आइडियोलॉजी बताई है, लेकिन उसको कमी की नजर से, निंदा की नजर से नहीं बताया, जस्ट उसने एज अ फैक्ट रिप्रेजेंट किया कि इनके ऐसी विचारधारा है। ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है कि चीजें अच्छी होंगी दोनों के बीच में, लेकिन कॉशियस है, लेकिन थोड़ा सा चिंतित है, वरिड है, कॉशियस है, केयरफुल है इन चीजों को लेके। ये जो फ्यूचर होगा इंडिया और नेपाल के रिलेशन का, इसको लेके थोड़ा सा कॉशियस है, थोड़ा सा वरिड है, थोड़ा सा चिंता में। आशावादी है लेकिन थोड़ा सा उसके मन में डाउट भी है। ये है जी सही टोन। अब बचे जी ये 2 सवाल, आपके अकॉर्डिंग टाइटल क्या होना चाहिए? पिछले सारे जो क्लासेस हुई सब में थीम, टोन, टाइटल के क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मुझे लगता है कि इतने आप कॉन्फिडेंट हो कि ये क्वेश्चन उड़ा पाओगे। और ऐसे ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की मैंने बताया था, मेरे इसी चैनल पर 2 क्लासेस डली हुई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यू पैटर्न नाम से, उसमें मिल जाएंगी। नहीं तो नॉर्मल सर्च कर लो ना, टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय अमन सर, टाइप ऑफ क्लॉजेस बाय अमन सर, 2 वीडियोज है, उनको देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके मॉक टेस्ट वगैरह में दिखता है, कभी गलत नहीं होगा। पिछली क्लास की तरह ही क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इनका आंसर आपको कमेंट करना है। आपने देखा होगा पिछली क्लास के अंदर उस एक दिन में जितने कमेंट्स आए, मैंने सब पे काइंड ऑफ जिनके सही थे उनको हार्ट भेजा और जिनके गलत थे उनको लिखा है। दोनों गलत थे तो मैंने लिखा बोथ रॉन्ग, एक का आंसर गलत लिखा है तो मैंने लिखा है 1 रॉन्ग। ठीक है, तो कह लो कि एंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ा सा मैं भी देखूं कि कितने लोग सच में इस वीडियोस को देख रहे हैं, कितनों को ये बातें समझ में आ रही हैं। और भाई थोड़ा सा वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़ती है जब कमेंट्स वगैरह ज़्यादा आते हैं, असली बात ये भी है। तो दोनों मकसद पूरे होते हैं इससे, मेरे को आपकी सच में एंगेजमेंट भी दिखती है और वीडियो की एंगेजमेंट भी बढ़ती। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगे
तो ये जो काम होते हैं ना यार, सब्सक्राइब, लाइक वाइक, शेयर वेयर, ये कर लिया करो। अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, लेकिन हाँ ये मैं वादा कर रहा हूँ, चाहे लास्ट वीडियो पे 2 व्यूज़ भी आएंगे मैं पूरा करूँगा, जितना मेरे से हो पाता है। हर हफ्ते में 3 वीडियो से ज़्यादा तो देखो नहीं डाल पाऊँगा, कोशिश करूँगा कि 3 एटलीस्ट कर पाऊँ। मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहा हूँ, आपकी भी एंगेजमेंट, प्रोत्साहन, एप्रिशिएशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में।